सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव नेटवर्क 18 के चैनल्स पर। और आज हम बातचीत कर रहे हैं चुनाव के बिल्कुल इस धूम धड़ाके के बीच में, जब देश बदल रहा है, उसमें एक व्यक्ति देश की राजनीति को जिस कदर बदल रहा है, उसकी व्याख्याएं किस तरह से की जाएं ये अभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि पुराने सारे ढांचे और पुराने फॉर्मूले टूट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से हमारी बातचीत हो रही है, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। सर, इस व्यस्तता में वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज में हमारी आवाज भी मिल जाए आज। शुक्रिया सर। आपने उम्मीदों का हिमालय इतना बड़ा बना दिया है, जब आपने कहा है कि 60 साल में जो नहीं किया उसके लिए मुझे 60 महीने दो। अब लगता है चूंकि कि आप 7 रेसकोर्स रोड में और साउथ ब्लॉक में होंगे, तो इन कामों को करने के लिए बहुत सीरियस चुनौती आपके सामने होगी। अब आपको थोड़ा सा खुद को यह महसूस हो रहा है कि कितने बड़े बड़े कमिटमेंट आपने किए हैं हमसे। देश की जनता की अपेक्षाएं बहुत है, मैं इससे सहमत हूं। अपेक्षाओं का मूल कारण देश के सामान्य मानवी के सपने चूर चूर हो गए हैं। इन दिनों मैं सारे देश में भ्रमण करता हूं, मैं पहले भी करता था। आप सब लोगों ने मुझे संगठन का काम करते हुए भी देखा है। शायद हिंदुस्तान में मैं अकेला शायद राजनेता ऐसा होऊंगा जो 400 से अधिक जिलों में रात को रुकने का जिसको सौभाग्य मिला है, उन जिलों से बातचीत करने का मौका मिला है। लेकिन पिछले 12-15 साल से मैं पूरी तरह गुजरात में डूबा हुआ था। अब जब मैं गया हूं दोबारा, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसने मुझे पीने की पानी की समस्या को लेकर के शिकायत न की हो। मैं इतना परेशान था, क्या आजादी के बाद हम पीने का पानी लोगों को नहीं दे पाए। अब ये चीजें हैं जिसने लोगों से अपेक्षाएं बहुत बढ़ा दी है, और मैं मानता हूं कि ये प्रेशर बना रहना चाहिए। देश में अच्छा करने, अच्छा पाने के लिए जनता का दबाव नीचे से बढ़ना चाहिए, तभी सरकारें ये बाकी सब दुनिया भर की उठापटक की राजनीति में समय बर्बाद करते हैं, जनता की भलाई के लिए बर्बाद समय लगाएंगे। सर, अपनी छोटी सी हैसियत में यही दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और आपका एक डिटर्मिनेशन टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो ये कि कोalition सरकार आएगी जिसमें कुछ पार्टियां आपके साथ होंगी। बड़ा अच्छा एक्सक्यूज होता है बड़ी वाली पार्टी का कि हम पर दबाव है, करना पड़ता है, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है, जो गवर्नेंस को फिक्स करना है, उसमें आपकी टीम बनाने का जो कैबिनेट बनेगी, उसका आधार क्या होगा? क्योंकि अब 24/7 काम करना होगा। देश की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है, खास करके आर्थिक मोर्चे पे। देखिए, संजय बारू की किताब पढ़ने के बाद, मैं पूरी किताब नहीं पढ़ी, जितने अंश देखे हैं, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री को छोटे छोटे दलों के दबाव के बजाय एक परिवार का दबाव बहुत था। तो ये दबाव वाली चीज है, उसका वहां रूप अलग है। दूसरी बात है, कोएलिशन पार्टनरशिप हो या ना हो, 2/3 मेजोरिटी वाली सरकार हो तो भी आपको रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ही होगा। इतना बड़ा देश है, देश एक जगह से चलाने का जो तरीका चला है, उसने देश का बहुत नुकसान किया है। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से देखें, तो एक समय था जब कांग्रेस को फेडरल स्ट्रक्चर पर सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नीचे भी उनकी सरकार थी, उनकी भी ऊपर भी उनकी थी। बाद में नीचे बदलाव आना शुरू हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स बदलने लगी। उसको उन्होंने हेल्दी रूप में नहीं लिया, एक दुश्मनी के तौर पे लिया। तो उसको खत्म करने के लिए धारा 356 उपयोग करते रहे। धारा 356 मुश्किल हो गया, तो बाद में उन्होंने डिफेक्शन से सरकारें तोड़ना शुरू किया, और इसके कारण नीचे बहुत एक माहौल बिगड़ गया। केंद्र में बैठी हुई सरकार की सोच होनी चाहिए टीम इंडिया। पहली बार ये कैसा हुआ है कि देश की राजनीति के केंद्र में
एक ऐसा व्यक्ति आज आया है जिसको राज्य का चलाने का बहुत अनुभव है। केंद्र से उसको क्या परेशानियां होती है उसने बराबर झेली है। उसके लिए वो इंसान राज्यों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है, उसको मदद कर सकता है। तो टीम इंडिया का मेरा मतलब है प्रधानमंत्री एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। ये टीम इंडिया अगर सोच करके चलती है, देखते ही देखते देश बदलना शुरू हो जाएगा। सर, ये बहुत नया सुझाव है और बहुत लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। एक प्लानिंग कमीशन है, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो ये जो पीएम सीएम की टीम बनेगी, ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी या इसकी कोई एक स्टेटस होगी जिसमें कि जो फैसले होंगे वो आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल लागू करेगी ही? आज क्या है, आज कम्युनिकेशन ही नहीं है, चिट्ठी चपाटी से चल रहा है। मीटिंग ऑफ माइंड, टीम का मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिखी पट्टी नहीं होती है, मीटिंग ऑफ माइंड। आप इसको एक राजनीतिक परामर्श बॉडी बनाएंगे? इसको ये सब पॉलिटिकल वर्ड जो देना है दे दिए। इट्स लाइक ए फैमिली लाइक एनवायरमेंट, जिसमें सब मिल करके हर एक की भलाई की। छोटा घर का बच्चा होगा तो उसकी भी चिंता होती होगी, घर में कोई बीमार व्यक्ति होगा तो उसकी भी चिंता होगी, जो ज्यादा कमाता होगा उसकी जिम्मेवारियों की चर्चा होगी। एक फैमिली लाइक एनवायरमेंट जी। सब राज्य और केंद्र मिलकर के हम एक परिवार है। हम यहां बैठे हैं, आप वहां बैठे हैं, हम हुक्म चलाएंगे, आप अनुमान करेंगे, हम देंगे, आप मांगेंगे। ये कल्चर देश को नहीं चलेगा। एक अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सवाल पर आता हूं, फिर इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, फेडरलिज्म वाली। और वो सवाल ये है कि वही कोलिशन वाला जो मैंने सवाल उठाया कि क्या आप आर्थिक मंत्रालय, सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय जिससे देश के राजकाज को फिक्स करना है, आप दबाव में आएंगे और गठजोड़ के सहयोगियों को दे देंगे? उदाहरण के लिए रेल, या जिनको हम लोग बदनाम करते हैं, बदनाम हुई हैं एटीएम मिनिस्ट्रीज बोल करके, क्या आप उस पर कोई समझौता करेंगे? पहली बात है, कौन किसके पास क्या जाएगा, इसके विषय में आज चर्चा करना बहुत जल्दी है और वो अच्छा भी नहीं लगता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मैनिफेस्टो और हमारी नरेंद्र मोदी की सोच क्या है, मैं मानता हूं भारत के विकास के जो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है उसमें एक रेलवे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। हमने रेलवे को सिर्फ पैसेंजर सेवा का ही माध्यम माना। रेलवे को हमने हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बना सकते हैं, रेलवे को देश का ग्रोथ इंजन बना सकते हैं। और रेलवे की ऐसी व्यवस्था है जो राज्य के विकास को और केंद्र के विकास को जोड़ने की एक बहुत बड़ी लिंक बन सकता है। हमने क्या किया, रेलवे को राज्य से भी अलग कर दिया और केंद्र से भी अलग कर दिया, एक अलग दुकान खोल करके रख ली। और वो कैसे चल रहा है, तो एक एमपी का प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, कभी दो डिब्बे बढ़ा दिए, कभी 4 एसी कोच लगा दिए, कभी किराया इधर किया। ये स्ट्रेटेजी नहीं है। आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, आज आप सुपर कंप्यूटर की मदद से रेलवे नेटवर्क का काम शुरू करें। कैन यू इमेजिन हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत है इसकी। इसी को डिलीवर करने के लिए आपको बहुत ही सक्षम टीम की जरूरत होगी। एक लोगों में आशंका शुरू हुई है कि बीजेपी के पास ऐसी डिलीवरी करने वालों की जो एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए उसकी बैंडविड्थ है, थोड़ी छोटी है, बाहर से भी लोग लेने पड़ेंगे आपको। भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, ये हम लोग हमारे देश को कम ना आके, हमारे देश के लोगों की ताकत को कम ना आके। अब गुजरात में मेरे बीजेपी के ही लोग तो सरकार चलाते हैं। जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला है, बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रहा है। एनडीए बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रहा है। एक्चुअली कमिटेड लोग होने चाहिए, कमिटमेंट वाले लोग होने चाहिए। बाकी ये चीजें सीखना कोई मुश्किल नहीं होता। एक शब्द बड़ा आजकल चलता है सर, वो है क्रोनिज्म। मेरा कहना है कि भारत की पॉलिटिक्स को अगर क्लीन करना है तो जो सबसे बड़ा क्रोनिज्म है वो पीएसयू सेक्टर में है। वहां पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक बात है, लेकिन मूल टेस्ट है कि आप कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये आपका राजनीतिक संकल्प बताएगा। मैं समझता हूं कि केस टू केस स्टडी करना चाहिए और प्रोफेशनली एडवाइस लेना चाहिए। ये डिसीजन भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन भी प्रोफेशनल होना चाहिए। और दूसरा, मेरा मत है, अगर जो आज डूबा हुआ पीएसयू है
उसके भी जो एम्प्लॉयज हैं उनको अगर विश्वास में लिया जाए और उन्हीं के जिम्मे डाल दिया जाए तो वो किसी प्राइवेट कंपनी से अच्छा चला के दिखाते हैं। इसलिए पीएसयू के एम्प्लॉयज के प्रति आशंका करके निर्णय नहीं करने चाहिए। उनको अवसर देना चाहिए काम करने का, उनकी ताकत पे भरोसा करना चाहिए, उनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट करने का तक और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। सर, आप मुझे ये कह सकते हैं कि आप स्केप्टिकल हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन में जाने के पहले पुराने तरीकों को आप एक मौका और देंगे। आप एक निश्चित लिमिटेड शब्द प्रयोग मेरे से चाहते हैं, कल सुबह तक आपका टाइम खराब होगा। तो ऐसी कोशिश मत कीजिए, ऐसी कोशिश मत। मैं बताऊं, मैं जब आया तो मैंने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जी ताला लगने वाला था। मुझे जो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला डेलीगेशन मिला था, फर्स्ट डेलीगेशन माय लाइफ एज ए चीफ मिनिस्टर, वो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज आए थे और करीब 80 लोग आए थे। रोना बाकी था उनका। बोले साहब 30 साल 45 साल नौकरी हो गया, हम जाएंगे कहाँ, बच्चे जाएंगे कहाँ, ये बंद हो रहा है, बचाओ। मैंने कहा मुझे हफ्ता दीजिए, और मैंने पहला काम उस पर ध्यान दिया था। आज वो हमारी कोई भी पीएसयू में सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली इकाई बन गया है जी। उसी एम्प्लॉय को मैंने विश्वास में लिया, उनकी मीटिंग की, मैंने कहा मैं आपको दे रहा हूं, आप आपका भी भविष्य बनाइए, राज्य का भी भविष्य बना दिया उन्होंने। ये जो सोच है ना हमारी कि सब निकम्मे लोग हैं, उसी ने तो बर्बाद करके रखा है। ठीक है, आपने एक रैली में कहा था कि हर चीज का ज्ञाता मुझे होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज आती है कि जिसको आता है ये काम, उसको मैं यहाँ अपने पास लाके अपनी टीम में शामिल कर सकूं। फिर उस चिंता पर मैं लौटूंगा सर, कि बुजुर्ग लोग आपको मार्गदर्शन करें पार्टी में, सरकार में, वहां तक तो ठीक है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग कार्यकारी रोल में तो नहीं होंगे ना? मैं नहीं मानता हूं कि बुजुर्ग लोग बेकार होते हैं, मैं नहीं मानता हूं। मेरे कहने का आशय वो नहीं है सर। आप समझ रहे हैं कि जो एनर्जी, फोकस, कंप्रिहेंशन, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, मैंने आज की जनरेशन से अब एक 20 साल का नौजवान लाइए और 60 साल का मोदी को खड़ा कर दीजिए। मैं दावे से करता हूं, मैं जितनी टूर करता हूं वो नहीं कर पाएगा। तो आप इन चीजों को ऐसे तोलमोल नहीं करना चाहिए। सब मीडिया के चुलबुली खबरों के लिए होता है, देश ऐसे नहीं चलता है जी। ठीक है सर। देश समाज की सबकी शक्तियों से चलता है, कहीं अनुभव लगता है तो कहीं एनर्जी लगती है। विदेश नीति अमेरिका से जैसे संबंध रहे, लेकिन उसके बाद वो सिग्नल दे रहा है, और नैन्सी पॉवेल को हटाना एक सिग्नल है। अमेरिका के साथ भारत सबसे जरूरी पार्टनर है, लेकिन इस वक्त की सरकार का संबंध, हमारे देश का संबंध अमेरिका से बिल्कुल खराब परिस्थिति में पड़ा हुआ है। आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे? पहली बात यह है कि आज से 25 साल पहले का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का रोल और आफ्टर दिस ग्लोबलाइजेशन एरा बहुत बदल चुका है। आज डिप्लोमेसी के जो पहले के पैरामीटर्स थे वो न के बराबर हो गए हैं। आज प्रीडोमिनेंटली ट्रेड, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इन्हीं चीजों के आसपास वैश्विक संबंध ज्यादातर बन रहे हैं। भारत की भलाई में भी ट्रेड, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, उसमें हम देश के लिए जो भी अच्छा ला सकते हैं वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सर, आप सिद्धांत रूप में वही कह रहे हैं कि कॉमर्स अलग, विदेश मंत्रालय अलग, वित्त मंत्रालय के कुछ काम अलग, इन सबको एक जगह लाके कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, इसीलिए मंत्रालय का रिस्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा सुझाव है। पहली बात है कि कभी कभार एक परिवार 6 कमरों में अगर रहता है तो परिवार को एक करने के लिए 6 कमरे तोड़ करके कमरा बनाने की जरूरत नहीं होती है। 6 कमरों में भी एक परिवार रहता है। जी। सब्सिडी पे राइट बेस्ड पॉलिटिक्स का एक दौर चला, और क्योंकि आप लोगों ने भी फूड सिक्योरिटी की बात कही है, मुझे लगता है कि चुनाव जीतने तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद गरीबों के नाम पर सब कुछ जस्टिफाइड है, इनफिशिएंट पैसा खर्चा करना, इस पर एक सीरियस रीथिंकिंग की जरूरत है। आप करेंगे? पहली बात है, हिंदुस्तान की तिजोरी पर गरीबों का ही अधिकार है और गरीबों का ही अधिकार रहेगा। ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा कन्विक्शन है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन अप्रोच हमारा ये रहेगा कि गरीब
जल्दी से जल्दी गरीबी से बाहर आने का उसको मदद मिले। गरीब को गरीब रखने का अप्रोच नहीं रहेगा, लेकिन पैसों पर हक गरीब का रहेगा, भारत की पूरी संपत्ति पर अधिकार गरीब का ही रहेगा, और सरकार, संसाधन, गरीब सब मिलकर के लोगों को भी गरीबी से बाहर निकालेंगे, देश को भी गरीबी से बाहर निकालेंगे। सर, तैयारी कर रहा था कि मैं टोपी माफी, वन मैन डिविजिव, इस पर आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं सर। उसमें पहला यह है कि मैंने जैसे ऑब्जर्व किया, आपने सद्भावना यात्रा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपका एक बयान, उसके बाद ये कहना कि हिंदू और मुसलमान को गरीब से लड़ना है, फिर ये कहना कि कहां से ज्यादा हज यात्री जाते हैं, आपने एक बहुत सटल लेकिन अच्छी मुस्लिम आउटरीच की कोशिश की। लेकिन चुनाव जहां पहुंच गया है, जैसा पोलराइजेशन हो गया है, उसमें मुस्लिम एंग्जाइटी को एड्रेस करने की जो जरूरत है, आपने अपना वो पूरा काम कर लिया है क्या सर? पहली बात है, वो मैंने शुरू ही नहीं किया है, और नहीं मैं वो कभी करने वाला, और नहीं मुझे वो जरूरत है। मैं इसका घोर विरोधी हूँ, घोर विरोधी हूँ। मुझे अगर रीच करना है तो गुजरात में मेरा एक ही मंत्र रहता था, 6 करोड़ गुजराती। देश के लिए मेरा मंत्र है 125 करोड़ देशवासी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये टर्मिनोलॉजी से देश तंग आ चुका है। अब देश को एक ही टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, नौजवान, गरीब, किसान, गांव, शहर, शिक्षा, आरोग्य, इसी टर्मिनोलॉजी पर देश को चलाना चाहिए। सर, ये आप कहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी सोनिया गांधी बुखारी से मिलें तो बड़ा एतराज, राजनाथ सिंह कल्बे जवाद से मिलें तो उसको जस्टिफाई करती है। हमारी तरफ से किसी को मिलने के संबंध में बयान नहीं आया है, उनके बयान के संबंध में बयान आया है। बयान ये आया कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहा गया कि आप इकट्ठे होकर के, मिल करके वोट करें। ये भारत के संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। लेकिन सबको मिलना चाहिए, 100 जगह पे जाना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। मैं तो चाहूंगा सोनिया जी ईसाइयों को भी मिले, मुसलमानों को भी मिले, मुसलमानों में जितने तबके हैं सबको मिले। लोकतंत्र में तो ये जिम्मेवारी का हिस्सा है, तो कोई मिलता है उसको बुरा हमने नहीं कहा। आप मैसेज क्या देना चाहते, बोलते क्या है, उस पर चिंता का विषय रहता है। तो ये स्क्रिप्टेड लगता है हमको या नहीं है? तो आप बताएं कि राजनाथ सिंह जी अच्छे हैं, अटल जी जैसे हैं, बीजेपी अच्छी नहीं है, मुसलमानों को मोदी जी से डर है। कल्बे जवाद ने राजनाथ सिंह से मिलने के बाद ये कहा, क्या हम इसको एक स्क्रिप्टेड बयान माने या ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल नहीं भेज रहा है क्या? अब चुनाव के बुखार में बहुत बातें निकलती रहती है। अपना काम है, अच्छा करो, सबके लिए अच्छा करो, मन उसी में लगाओ। आपके लिए, क्योंकि पूरे देश को आप संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल बनारस में एक चुनाव लड़ना है और जाहिर है कि आपको सब मतदाता के पास जाना है, जिसमें आप जाएंगे किसी एक के पास, लेकिन हम देखेंगे कि हिंदू के पास गए, मुसलमान के पास गए। बनारस के मुस्लिम मतदाताओं से आप क्या कहेंगे? फिर एक बात, मैं उस पाप को कभी नहीं करूंगा। मैं न हिंदू को कुछ कहूंगा, न मैं मुसलमान को कुछ कहूंगा। मैं मेरे देश के 125 करोड़ भाइयों बहनों से कहूंगा, अगर उनको मेरी बात जचे तो मेरे सर आंखों पर, उनको न जचे तो मेरी बात के लिए इंतजार करें। मैं ये तोड़ने वाली राजनीति का शिकार होना नहीं चाहता हूं। मैं चुनाव हार जाऊं मुझे मंजूर है, मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊं मुझे मंजूर है, लेकिन मैं मानता हूं सेकुलरिज्म के नाम पर देश को तोड़ा गया है, भाई भाई को बांटा गया है। हम सब देशवासी एक हैं, यही मंत्र को लेकर मुझे चलना है। गुजरात में मुझे सफलता मिली है, देश में भी मिलेगी। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुजरात के उदाहरण को हम लोग भी एक्नॉलेज करते हैं। ये आपका किया हुआ नहीं है, लेकिन जो नंबर है छोड़ दें ओपिनियन पोल के, राजनीतिक असेसमेंट ये आ रहा है कि मुसलमान, जिसके बारे में हम कहते थे टैक्टिकल वोट करता है, क्योंकि इलेक्टोरल रियलिटी है और हमको वो नंबर देखने पड़ते हैं सर, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पहली बार मुसलमान ये तय करके बैठा है कि बीजेपी को हराने का वोट डालना है। ऐसा मुस्लिम यूनिटी ग्लोबलाइजेशन के इस दौर के बाद
हम चाहते थे कि हम नहीं देखें, लेकिन ये बहुत बुरी सच्चाई हो गई है इस चुनाव में। इस पर जो लोग काम करते हैं वो अपना करते रहे, मैं जिस लाइन पर काम कर रहा हूं मैं करता रहूंगा। ठीक है। एक बात और है, जो कहते हैं वन मैन, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि वन मैन नहीं है ये मोदी जी हैं, राजनाथ जी हैं और मोहन भागवत जी हैं, जो इस वक्त बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप हैं। इस वक्तव्य पर आप क्या कहेंगे? ये हमारे देश में फैशन हो गई है और मैंने देखा है कि जब जब कांग्रेस के बुरे दिन आते हैं वो आरएसएस को गाली देने के लिए मैदान में उतर आते हैं। वो एक सांस्कृतिक संगठन है और हमारे देश के ये न्यूज ट्रेडर्स ने, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स ने आरएसएस का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है। सचमुच में वो देश के लिए काम आने वाला, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला, भारत को समर्पित हिंदुस्तान का आज सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। उसकी अच्छाइयों को, उसकी शक्तियों की पूजा होनी चाहिए, देश की भलाई में उनका काम आना चाहिए। मैं ऐसे कई आरएसएस वालों को जानता हूं जो दूर सुदूर जंगलों में अकेले बैठे हैं, शिक्षा के लिए काम कर आदिवासियों में। मैं नॉर्थ ईस्ट में देख रहा हूं, कोई जाता नहीं है। सैकड़ों आरएसएस के लोग अपना घर बार छोड़ करके वहां के बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए इनको इस प्रकार की राजनीति की हल्केपन की बातों में लाना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये पवित्र लोग हैं। कॉलेज के बाद क्या? इंडिपेंडेंस, प्यार, गाड़ी, पैसा। लेकिन अगर जॉब ही ना हो तो? चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। हर कामयाबी के लिए शांति जरूरी है और जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। कभी उठती कभी गिरती, आधी चलती आधी रुकती, आधी चलती आधी रुकती जिंदगी नहल हो। गुड न्यूज वाली कोई सूदिंग कॉल बेल हो। जस्ट लाइक गुड लक का भरोसा, भरोसा भरोसा। ओकाया व्हील्स ऑटोमोटिव बैटरी, भरोसा कभी न रुकने का। भरोसा ओकाया का। थोड़े ख्वाब सजा लो, मंजिल पे कदम बढ़ा लो। Campus shoes with SDS technology for extra comfort. जियो जिंदगी यारो। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। महकी महकी ठंडी सांसें नस नस में आग लगा दे। Come on everybody, आओ करे party. Come on everybody, आओ करे party. Cool Lips Mouth Freshener। शिनोय जी आप बताइए, हॉलीडे बैंकॉक में कि हरिद्वार में? पर आप है कौन? मिस्टर शिनोय, कौन सी वायर काटूं? नीली या पीली? जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर इमल्शन जो लगाया है, लोग तो आपको समझदार समझेंगे ही, क्योंकि ये कम दाम में दे प्लास्टिक पेंट की शान और आम डिस्टेम्पर से 1.5 गुना ज्यादा फैले ट्रैक्टर इमल्शन। ये दक्षिणी रूप इतना सुनहरा कि तेरी हर बात पर मेरा प्यार हो जाए गहरा। स्लाइस स्वयंवर में कौन बनेगा सबसे खास? दक्षिणी बंगना बली, लखनवी दशहरी, गुजराती केसर, इसका जवाब सिर्फ आपके पास। मजबूत हाथ, हम सब है एक साथ। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयां और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। वानगढ़ सीमेंट,
सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। राधा, तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण। जब पशु को इतना प्यार मिलेगा, आपके घर में भी दूध बहेगा। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। ए प्रिया, एक ब्रेक ले क्या? थोड़ा कैलोरी पीने का मन कर रहा है। अरे वाह, कैलोरी सिमी ने बनाई है। दिन भर चाय, कॉफी और ठंडे में शक्कर मिलाकर अब ना जाने कितनी कैलोरीज खा जाते हैं। इसलिए लो कैलोरी, शुगर फ्री, कम कैलोरीज वाली शक्कर जैसी मिठास। मिठास ऑन, एक्स्ट्रा कैलोरीज गॉन। सुनो, यहाँ कोई SBI की ब्रांच है क्या? SBI की ब्रांच तो आपकी जेब में है। SBI ढूंढ रहे हैं। क्यों, जेब में नहीं है? ये रही SBI की ब्रांच। हाँ, स्टेट बैंक फ्रीडम प्लस यानी SBI की मोबाइल बैंकिंग, जो दे आपको बैंकिंग की हर सुविधा। तो हुई ना SBI की ब्रांच आपकी जेब में। दिल बड़ा तू। अच्छाई की एक अलग चमक होती है। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, सिल्वर कोटेड इलायची। पैनासोनिक एयर कंडीशनर इकोनैवी टेक्नोलॉजी के साथ, जो इंटेलिजेंटली सेंस करे, एडजस्ट करे और 65% तक की बचत करे। It's one touch to change the future. A better life, a better world. Panasonic. एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। मोहिनी पिया क्या, जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। लेजर फैंस, जिसमें है 14 पोल मोटर, V2 डबल बॉल बेरिंग, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम ब्लेड्स, साथ ही 30 सालों का विश्वास ISI मार्क के साथ। लेजर फैंस, नाम है विश्वास का। अब चाक सफेदी, सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। रॉकी के स्टाइल अनेक, रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। इंडिया की नई जनरेशन को किसी की नजर न लगे, इसीलिए सिम्फनी का हर कूलर दे सिर्फ फ्रेश और हेल्दी एयर। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। सफेद बालों को छुपाना है पर आर्टिफिशियल लुक से नफरत? अपनाओ नया गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। इतना नेचुरल की कलर करो और किसी को पता ही ना चले। नया गार्नियर ब्लैक नेचुरल सिर्फ 39 रुपए में। Multiply your drive, get more out of life. Presenting the Hyundai Accent, the real family sedan that multiplies your life. Hyundai. मेरे बच्चों की ना अंग्रेजी अच्छी है ना हिंदी। एक ही हल है, लर्न बाय फन कोर्स बुक्स। हिंदी अंग्रेजी दोनों में सिखाए, मैथमेटिक्स का डर भगाए। ऐसे सिखाए बच्चा पिछली क्लास का भूल ना पाए। लर्न बाय फन कोर्स बुक्स। तुमच्या अनेक समस्या पवार साहेबांच्या धोरणामुळे दूर झाल्या, म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगती। आपने पिछले इंटरव्यूज में और आज भी एक नया शब्द इस्तेमाल किया है सर, उसको समझा दीजिए। पहले मीडिया के बारे में आप कुछ कमेंट करते थे, अब आप कहते हैं ये न्यूज़ ट्रेडर्स। क्या मतलब है सर, कौन है ये लोग? देखिए, पहली बात है, मैं मीडिया के कभी कमेंट नहीं किया हूं। ये बात जरूर है कि हमारे देश में जैसे कोर्ट जजमेंट के संबंध में कुछ भी बोलो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अब वो तो कानूनी व्यवस्था है, लेकिन एक दूसरा नया एक ऐसा तो हुआ है कि देश भर के राजनेताओं को तो जो चाहे वो बद्दी से बद्दी बात बोलो।
लेकिन कोई अगर अखबार में कोई चीज़ आ गई, टीवी में कुछ आ गया और उसके खिलाफ गलती से भी कोई शब्द निकल गया तो माय गॉड, सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जितनी सजा होती होगी इससे ज़्यादा सजा सब इस दुनिया के लोग इकट्ठे होकर के कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेररिज्म चल रहा है। अब हमको राजनीति में हमको भुगतना पड़ता है, क्या करें। महंगाई, भ्रष्टाचार और बैड गवर्नेंस, ये मुद्दे आप लोगों की तरफ से हाईलाइट हुए। भ्रष्टाचार के मसले में मुझे लगता है कि आपने चूंकि जिक्र किया है तो उस पर मैं दोबारा आना चाहूँगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए। 1 साल के भीतर जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं नहीं हैं, जो भी इल्ज़ाम हैं उन पर साफ सफाई हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक कंपोनेंट है। आप अगर आ जाते हैं सत्ता में तो उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का सबसे बड़ा पहला टूल, सबसे पहला दौर क्या होगा? इसको जरा अलग ढंग से अपन सोचे। हमारे देश में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है राजनीति का अपराधीकरण। और मुझे सीएनबीसी के दर्शक माफ करें, मैं थोड़ा विस्तार से विषय बताना चाहता हूं, इसलिए कि देश में इसको एक गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारे राजनीतिक 60 साल के इतिहास को देखिए। देश का सौभाग्य रहा कि शुरू में देश में आजादी के आंदोलन में से तपे तपाए लीडर मिले और बहुत सेंसिबल लीडरशिप देश को मिली और हर लेवल पे मिली। 15-20 साल में ही डिटोरेशन आया और फिर गुटबाजी की राजनीति ने जगह ली। एक आध दशक गुटबाजी से उभर करके आई हुई राजनीति हावी होने लगी। फिर गुटबाजी को स्ट्रेंथन करने का एक तरीका आया है कास्ट बेस को पकड़ना। कास्ट बेस ने वोट बैंक का में कन्वर्ट किया और जातियों से नेता पैदा होने लगे, जातियों को ओन करने लगे, जातियां उनको ओन करने लगी और खेमे बनने लगे, जिसने लीडरशिप क्वालिटी को भी हार्म किया, ओवरऑल देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी हार्म किया। इसको करने के लिए उस जातियों के जो दबंग लोग थे उनका महत्व बढ़ गया। धीरे धीरे एंटी सोशल लोगों की मदद पॉलिटिशियन लेने लगे। बाद में एंटी सोशल को लगने लगा कि मैं क्यों मदद करूं, मैं खुद ही नेता क्यों ना बनूं, तो फिर शिफ्ट वहां हुआ। तो जो कभी आजादी के आंदोलन में से नेता पैदा होते थे, जो कभी समाज सेवा से नेता पैदा होते थे, जो कभी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति समर्पित भाव से नेता पैदा होते थे, धीरे 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 बंदूक की नोक में से नेता निकलने लगे। तो ये डिटोरेशन आया है, इसने देश का बहुत नुकसान किया है। आज राजनीतिक दल चाहते हुए भी 100% शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे हैं। कोई 10 गलती करता होगा तो कोई 15 करता होगा। मैं किसी को फिर आलोचना नहीं करता हूं, न मेरी भारत पार्टी को होलियर देन दाऊ कहता हूं, न किसी को बुरा कहता हूं, लेकिन देश के लिए चिंता का विषय है। तो मैं नॉट एज ए बीजेपी मैन, एक नागरिक के नाते इसे गंभीर बात मानता हूं। अब मुझे जो उपाय सोचता है, जो उपाय मुझे ये लगता है कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरे मन में विचार आया। फिर भी ये दर्शक अगर कोई मुझे आइडिया देंगे तो आई बी हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट आइडिया। मेरे मन में विचार आया कि इस बार जो पार्लियामेंट बनेगी उसमें जितने भी चुन करके आएंगे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल में एफिडेविट की है, उन पर कितने क्रिमिनल केसेस हैं लिखा है, उन सबको हम सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को कहे भाई हमको एक मैकेनिज्म बना के दो, और इन पर इतने आरोप हैं, सच्चे हैं झूठ हैं, वो कोर्ट तय करे। लेकिन ये लटकती तलवार नहीं रहनी चाहिए। तय हो जाए, अगर उसने गुनाह किया है जेल चला जाएगा, जेल चले जाएगा तो पार्लियामेंट में उसकी सीट खाली हो जाएगी, उपचुनाव हो जाएगा, फिर एमएलए जितने हैं देश में उनकी स्क्रूटिनी हो जाए। तो एक बार एमएलए एमपी सिटिंग जो है उनमें अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको जस्टिस की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। भ्रष्टाचार का सिर्फ ये एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट वो भी है जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग यूपीए की लगातार आलोचना करते रहे। वैसे में जब आप कहते हैं कि आप विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जो हम आपसे सुनना चाहते थे, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप पर विंडिक्टिव पॉलिटिक्स न करने का इल्जाम न लग जाए, इसलिए जो जमीनों के हरियाणा राजस्थान के आप हवाले देते रहते हैं, ऐसे मामलों की जांच आप नहीं करेंगे? पहली बात है कि हमारे देश में पोस्ट करप्शन क्या हो
उस पर तो बहुत डिबेट होती है और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि देश को कुछ नहीं मिलता है। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि ऐसी कैसी व्यवस्थाएं विकसित करें करप्शन को लिए स्कोप मिनिमाइज हो जाए। अब तय ये करना है कि मुझे नया करप्शन न हो उस पर अपनी शक्ति केंद्रित करना कि पुरानी गंदगी को सफाई करने में टाइम खराब करना। मेरी आत्मा कहती है कि मेरा ध्यान नई गंदगी पैदा न हो, ये मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बार मैं अगर ऐसा मैकेनिज्म बना देता हूं जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पॉलिसी ड्रिवन कंट्री हो, प्रिवेंटिव मेजर्स जितने ले सकते हैं इस पर बल देना चाहिए, मेरा मत है। फिर बीमारी को एड्रेस करेंगे, वो भी पॉलिटिकली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना कॉज खत्म हो जाएगा, सही है। बीमारी बढ़ती जाएगी। जो भी हो प्रोफेसर, और वो तो मोदी पर भी है तो होना चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री हो जाए और उनके पर कोई केस लटकाए तो अटक जाए, वो नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनली मोदी पर कोई इल्जाम है तो वो प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, मोदी ने उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। आपके बारे में तरह तरह की चर्चाएं, आलोचनाएं, कांग्रेस पार्टी का नया अटैक जिसमें टॉफी मॉडल, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। मुद्दा यह है कि आपकी एक इमेज है बिजनेस फ्रेंडली की, मुझे लगता है अच्छी इमेज है वो। इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ भी कर देते हैं। मेरा सवाल यह है कि कोई भी कॉर्पोरेट आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले पाए, वो दिल में जानता है कि नहीं ले सकता। आप किसी के हाथ इस्तेमाल हो जाएं, ये इस देश के हर सो कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिस्ट को पता है। ये बात आप एक बार हमारे सामने कह भी दीजिए सर। देखिए, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियनों में हिम्मत नहीं है कि खुले मंच पे उद्योगकारों के बीच में खड़े रह करके फोटो निकाले। हिम्मत नहीं है। क्यों? भीतर से चोरी है, पाप है। पर्दे के पीछे ये दिन रात उद्योगकारों के साथ ही बैठे रहते हैं। ये मेरे पास पूरी जानकारी है। मैं खुल करके बैठता हूं क्योंकि मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मुझे कोई चोरी नहीं करनी है। इसलिए, और जनता के सामने दम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे देश और दुनिया देखे, इसी में आपकी ताकत है। दैट इज पार्ट 1। लेकिन आज अच्छा हुआ, मैं चाहूंगा कि मेरा ये जवाब बार बार अपने दर्शकों को दिखाएं ताकि सच सबके सामने आए। हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, हर 2 साल में एक बार करते हैं और 2 दिन के लिए करते हैं। उस 2 दिन में मैं दुनिया के 100 से अधिक देशों के उद्योग जगत के लोगों को बुलाता हूं, मिलाता हूं। मैं मानता हूं नौजवानों को अगर रोजगार हमें देना है तो हमें औद्योगिक विकास करना होगा, तो ये मैं करता हूं। उसमें भी आधा दिन टोटली डेडिकेटेड होता है मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। इतना ही नहीं, भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि हिंदुस्तान में मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ राउंड अबाउट 20% है। गुजरात का मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ 85% है। ये बड़े लोग नहीं हैं, 5 लाख 10 लाख की पूंजी से काम करने वाले नई पीढ़ी के लोग हैं। दूसरी बात, लेकिन इन सब के लिए मैं 2 दिन देता हूं, 2 साल में एक बार, जबकि मैं हर वर्ष 13, 14, 15 जून 44 डिग्री टेम्परेचर में मेरी पूरी सरकार को लेकर के गुजरात के गांवों में जाता हूं। 45 डिग्री टेम्परेचर होता है जून महीने में। मेरी सरकार का कोई अफसर उन 13, 14, 15 जून शिमला, कुल्लू, मनाली, स्विट्जरलैंड नहीं करता है। मिनिस्टर्स हो, एमपी हो, एमएलए हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, फॉरेस्ट सर्विस के अफसर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्लास 1 अफसर हो, हम गांव में जाते हैं, घर घर जाते हैं, बच्ची को स्कूल में दाखिल करो। मैं उस गांव में जाता हूं जहां कम से कम एजुकेशन है, उस गांव में जाकर मैं रहता हूं, हर घर जाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। उसका परिणाम ये आया है कि आज मेरे यहां 100% एनरोलमेंट है।
ये काम करने का मुझे आनंद आता है। दूसरा, हर वर्ष मई टू जून अक्षय तृतीया से लेकर के 1 महीने तक मेरे राज्य में कृषि महोत्सव होता है। उसमें हम 225 कृषि रथ बनाते हैं। मेरे यहाँ जितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके 800 साइंटिस्ट हैं। मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, हम गांव में जाते हैं। 1 महीना गांव में खेत तो खेत जाते हैं, किसानों के साथ बैठते हैं, एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आया है समझाते हैं, बीज अच्छे क्या हो, फसल कौन सी लेनी चाहिए, खाद कितना उपयोग करना चाहिए, दवाई डालनी चाहिए, बारीक से बारीक चीजें फ्रॉम लैब टू लैंड तो उतारते हैं। जिस गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% था, 10 साल का एवरेज 10% है, वो मिरेकल है। ये काम हम करते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और हर साल करते हैं और 10 साल से लगातार करते हैं। लेकिन क्रॉनी कैपिटल से फंसा हुआ न्यूज ट्रेडर का जो एक छोटा सा तबका है, उसको 2 साल में एक बार 2 दिन का कार्यक्रम, वो कोट पैंट टाई वाले नजर आते हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल ले जाने के लिए 44 डिग्री टेम्परेचर में पसीना बहाते हैं, वो नहीं दिखता है। मेरे देश का किसान का भला उसके लिए जो हम जिंदगी खपाते हैं उसको दिखता नहीं है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि आप कुछ न्यूज ट्रेडर्स सिर्फ इन्हीं लोगों की सेवा में लगे हैं, वो उनको मुबारक। आपको 5-15 कोट पैंट टाई वाले दिखते हैं, ये चुनावी नारे हैं। इन्हीं लोगों ने तो देश को बर्बाद किया है। दूर का देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते और भारत के गरीब का भला नहीं कर पाते। अच्छा हुआ आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया तो मेरे मन की बातें कहने का मुझे मौका मिल गया। आजादी के बाद देश की अधिकांश जनता को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले व सांप्रदायिक दंगे ही मिले हैं। सर्व समाज में से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का कोई विकास नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों की कोई सुनवाई नहीं, तमाम रिपोर्टें कब से दबी हैं। पर हमें आशा है कि बहन कुमारी मायावती जी देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय से जुड़े अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सपनों को जरूर साकार करेंगी। अतः हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के बीएसपी को सफल बनाएं। हर कामयाबी के लिए शांति जरूरी है और जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। ये एसी 70% बिजली बचाता है जी, वो यूपीएस भी। ये देखिए सर, ये कितनी बिजली बचाता है? ये बिजली नहीं बचाता है। खामोश, ले आइए माइक्रोटेक विद आईपीएस टेक्नोलॉजी, जो रोज आपकी इतनी बिजली बचाए कि 3 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक भी बिजली बचाता है। शाबाश। आधा आधा चाय का कप, कैंटीन में फिर लंबी गपशप, कैंपस लाइफ क्या कमाल है। Campus shoes with SDS technology for extra comfort. जियो जिंदगी यारो। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। एनिवर्सरी की साड़ी, शादी का लहंगा, सभी अनमोल कपड़े हैं। रुकिए, ये अनमोल कपड़े हैं। त्रिशूल फिनाइल की गोलियां, कपड़ों की देखभाल पूरे साल। अपने से पागलपंती आइडिया शेयर कीजिए और बेस्ट आइडियाज को हम दिखाएंगे टीवी पे। मिरिंडा, पागलपंती भी जरूरी है। ये बनियान कितनी कोमल। क्योंकि ये डीएमआर है बेटा। ऐसी फिटिंग, ये डीएमआर है। डीएमआर अंडरवेयर बनियान, डीएमआर। अच्छा पानी, बिजली, बत्ती आएगी हर बस्ती बस्ती। गरीबों को सम्मान मिलेगा, देश को ईमान मिलेगा, क्योंकि हम मोदी जी को
हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। अब की बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। घर से बाहर निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं। जैसे मनाली जाकर पता चला कि पापा रॉक का शौक भी फरमाते हैं। काव्य और रोहन में असली टाइगर कौन है, ये बात चुटकी में क्लियर हो जाती है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। जगाओ फाइट जिंदगी, जगाओ फाइट कुंभकर्ण की जिंदगी। बसाओ फाइट लाइफ मेरा सुना, मिलाओ फाइट लाइफ मेरा सुना, मिलाओ फाइट। भारत के मजबूत हाथ, हम सब है एक साथ। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर, और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। चीकू, आओ चीकू, आजा आजा चीकू, आजा नन्नू, चीकू। अपनी चॉइस बता रहा है इंडिया। बिग बाजार ब्यूटीफुल बन रहा है इंडिया। मोहिनी पिया क्या जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। और ये क्या है? सेफ्टी के लिए साहब जी, कोई परंपरा है। अब किसने बचाया तुम्हारा नींबू को? साहब जी आपने। सीएट टायर्स ने। गाड़ी नींबू मिर्ची के भरोसे नहीं, सीएट टायर्स पे चलाइए। बड़े ट्रेड ब्लॉक, बेहतर ग्रिप, बड़ा कंट्रोल। सीएट एसयूवी टायर्स। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखें। टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखें। टीटी। ओए, कहाँ जाना है? जवा देने, खुशियां बांटने आए हैं। खुशियों की गारंटी मिली है, खुशियों की गारंटी आई है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, खुशियों की गारंटी। लॉयड यानी खुशियों की गारंटी। Chevrolet introduces the Zero Worry offer. Now drive a new Chevrolet with zero down payment cost, zero maintenance cost and zero extended warranty cost. Visit your nearest dealer to know more. Chevrolet, find new roads. साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। मैं एक नहीं 8 रीजंस दे सकती हूँ ओरल बी इस्तेमाल करने के लिए। ये देता है मजबूत दांत, जर्म प्रोटेक्शन, व्हाइटनिंग, हेल्दी मसूड़े और सेंसिटिविटी जैसे 8 फायदे एक टूथपेस्ट में। तो आज ही लाइए ओरल बी। रॉकी के स्टाइल अनेक। रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। यही असली इंडिया। माझी मुलगी सैन्य दलात वरिष्ठ पदावर आहे, ती पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे। म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगती कर। दो छोटे से सवाल और पूछूंगा। एक तो ये सुन के मुझे आइडिया ये आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, अनुमान है मेरा, कि अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद पीएमओ कैंप लगा करेंगे गुवाहाटी, गोड्डा, कहीं केरल में, कहीं राजस्थान में, कहीं उड़ीसा में, जैसा आप गुजरात में करते आए हैं। तो पीएमओ विल वर्क आउट ऑफ दिस प्लेसेस। देखिए, इनको आप शब्दों में मत बांधिए, लेकिन मैं छोटा उदाहरण बताता हूँ। आज देश में क्या है, हमारे विदेश के डेलीगेट आते हैं,
विदेशों के महानुभाव आते हैं। प्रधानमंत्री के साथ साल में 5-6 एक हाई पावर डेलीगेशन की मीटिंग होती है, वो सारी की सारी दिल्ली में होती है। एक तरफ हम टूरिज्म का ब्रांडिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और मैं उनकी मीटिंग हैदराबाद में करता हूं, तो हैदराबाद का ब्रांडिंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। मान लीजिए कल मुझे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मिलने आते हैं, प्रेसिडेंट मिलने आते हैं, और मान लीजिए मैंने बनारस में मीटिंग ऑर्गेनाइज की। अच्छा, कार्यक्रम तो 6 महीने पहले तय होता है, बनारस की सफाई होगी कि नहीं होगी, बनारस के अंदर चेतना आएगी कि नहीं आएगी, बनारस के रोजी रोटी का काम बनेगा कि नहीं, और 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, दुनिया भर में मेरा बनारस का ब्रांडिंग हो जाएगा। सर 2011 में CNBC आवाज ने बनारस से शुरुआत की थी एक सिलसिले की, फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। हमको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक, संस्कृति, आर्ट का महोत्सव, 365 दिन चलने वाला फेस्टिवल बनारस में होना चाहिए। ये आप कर सकते हैं? इतने बारीक बारीक सुझावों को तो मैं कहाँ से, अच्छे सुझाव होंगे तो मैं जरूर सोचूंगा। जी। एक सवाल पॉलिटिकल आखिरी रह गया है, क्योंकि वो डेवलपमेंट अभी हो रहा है कि TDP से आपका अलायंस हुआ, प्रीपोल अलायंस के तौर पे, उसमें फिर कुछ सीटों को लेकर के बातचीत है, तो वो अलायंस अभी मुकम्मल है या उसमें कुछ इशू है? मैं लगातार दौरे पर हूँ, हमारी पार्टी की टीम इसको देखती है, मेरी बात नहीं हो पाई है, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के बजाय कुछ भी बोलना अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सर, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू।